हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हम आज पीवाईक्यूज को डिस्कशन करने वाले हैं। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज KTG का पीवाईक्यूज है और पीवाईक्यूज काफ़ी इजी यहाँ रखे हैं। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे, जैसा जैसा मैंने बताया होगा, आप वैसा वैसा कुछ कुछ पढ़े होंगे तो आपसे ये सवाल हो जाएंगे, है ना। इसमें ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज हुआ है, जो कि बहुत आसान टॉपिक था, है ना। मोनोटोमिक, डायटोमिक, पॉलीएटोमिक में कैसे हम लोग एफ का वैल्यू लेते थे, CP/C से भी गामा लेते थे, है ना। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो बच्चों प्लीज़ आप लेक्चर देखें, उसके बाद ही सवाल करें। हमें लगता है कि सवाल कर लेने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। उससे पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि सवाल तभी बनेगा क्योंकि आपको चीज़ें पता रहेगी तब होगा। क्योंकि आपको तरीके नहीं पता चलेंगे ना कि किस तरीके से सोल्व किया जाता है। सवाल कर देखने में तो अच्छा लगता ही है कि हाँ ऐसे ऐसे करेंगे तो सवाल हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट लगता है, अगर आपकी बारी आती है खुद से लगाने की तो आप लगा नहीं पाते हैं। ऐसा होता है कि अभी हम बनाएंगे तो अरे हाँ ये तो करना था, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे आपको खुद से करना होगा तो हाथ ऐसे ऐसे काँपने लगता है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं, आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े होते हैं। इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है बच्चों पहले, उसके बाद सवाल कीजिए। सवाल तो हो ही जाएगा, सवाल तो बाई प्रोडक्ट है अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो, ठीक है। और सवाल इतना ही नहीं बच्चों, और भी सवाल आ रखे हैं। हम बस थोड़ा मोड़ा सवाल नहीं करा पाते हैं, क्योंकि हम कितना सवाल कराएं बच्चों, है ना। कुछ आपको खुद से भी करना है, तो चीज़ें आप खुद से भी कीजिएगा, लेकिन ये जो हम लाए हैं सवाल अच्छे अच्छे हैं जिनको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया, चलिए अब शुरू करते हैं, है ना। सर आप इतना ज्ञान क्यों देने लगते हो बच्चों? थोड़ा सा आपको गाइड करना ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते चीज़ें तो ठीक है, ऐसा तो मशीन भी कर देगा, मशीन पढ़ाता रहेगा, लेकिन चीज़ें को बताना तो सीखना चाहिए ना आपको। मैं जो बता रहा हूँ आपको सीखना चाहिए, ठीक है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पे है, बोला जा रहा है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगो अ 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल दिया है। गैस मेंशन्ड एट द टेम्परेचर T, ठीक है। टोटल इंटरनल एनर्जी इसका U है। अ मोल ऑफ दिस गैस एंड द वैल्यू ऑफ गामा का वैल्यू क्या होगा? हमें पता है गामा का वैल्यू CP/CV होता है, तो हमें पूछ रहा है कि उसका इंटरनल एनर्जी और गामा का वैल्यू क्या होगा, यही तो बोला जा रहा है। देखिए ऑप्शन में भी U और गामा दे रखा है ना, तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो चीज़ें आसान ही तो है बच्चों। अगर हमको यहाँ पे दे दिया है कि 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो F का वैल्यू हम लोग 3 नहीं रख सकते हैं। F का वैल्यू 3 नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। और इसके बाद अगर टेम्परेचर T पे है, ठीक है, T टेम्परेचर पे है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है? U इक्वल टू होता है NCV डेल्टा T। अब बोलेंगे ये कहाँ से आया? मैंने आपको बताया था बच्चों कि इंटरनल एनर्जी होता है F/2 NR डेल्टा T। तो आपको पता होगा कि CV का वैल्यू जो होता है FR/2 होता है, तो FR/2 करेंगे तो CV हो जाएगा NCV डेल्टा T हो गया। हाँ सर याद आ गया। तो उसी तरीके से तो मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए CV का वैल्यू होता है FR/2, है ना बच्चों। FR/2 होता है, तो यही तो करना है। F का वैल्यू 3 है तो 3R/2 हो जाएगा, तो U का वैल्यू आ जाएगा 3R/2NT, यही तो आएगा, है ना बच्चों। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? नंबर ऑफ मोल्स कितना दे रखा है? नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं दे रखा है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम लोग गामा निकाल सकते हैं। गामा इक्वल टू होता है CP/CV, है ना बच्चों। तो CP क्या होता है? CV+R होता है, और अपॉन CV हो गया। तो आप देखेंगे तो क्या करेंगे, 3R/2 और 5R/2, 5/3 आ जाएगा। तो देखा जाए तो कोई ऑप्शन हमारे पास मैच कर नहीं रहा है बच्चों, कहीं पे भी 7/5, 5/6 मैच नहीं कर रहा है। तो क्या हमने गलत कर दिया? गलत नहीं किया बच्चों। ये 2020 में जो मैंने देखा था सवाल, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था इन लोगों ने। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो इन लोग बोला ना, ट्रांसलेशनल 3 होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। इन्होंने रोटेशनल लेना चाहिए था, रोटेशनल इन्होंने लिया नहीं, लेकिन लेना चाहिए था, तभी सवाल सही हो पाएगा। कुछ एरर था उस टाइम पे सवाल में, तो आपको मैं करने के लिए बता देता हूँ कि आप कंसिडर कीजिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसिडर करना है। जब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसिडर किया जाता है तो F का वैल्यू में 2 हम लोग और ऐड कर देते हैं। मैंने बताया था ये चीज़ पढ़ाते टाइम कि 2 ऐड कर दिया जाता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में।
ठीक है। क्यों कर दिया जाता है, मैंने उस टाइम पे भी बताया था बच्चों कि इसमें काइनेटिक और पोटेंशियल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम दो आ जाते हैं, तो उनको दोनों को ऐड करना पड़ता है, जो कि आपको पढ़ना भी नहीं है, बस आपको पढ़ना है कि दो ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा तो 5 यहाँ पे लिख दिया हमने। तो ये सी पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5r/2 प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7r/2 हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 7r/2, नीचे होगा 5r/2, तो दोनों का वैल्यू 5/7, तो या तो ये हो जाएगा। और U का वैल्यू इंटरनल एनर्जी NR डेल्टा टी होता है, NCV डेल्टा टी। CV का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 5r/2 हो जाएगा। तो 5r/2 इंटू एन इंटू डेल्टा टी। एन का भी वैल्यू नहीं दे रखा है हमें, एन का वैल्यू देना चाहिए था यार। अच्छा 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखा है, ओके, नहीं दे रखा है बच्चों, देना तो चाहिए था, लेकिन ठीक है, ऑप्शन तो मैच कर गया ना हमारे पास। अगर हम लोग एन का वैल्यू 1 ले ले तो 1 लेकर ही सॉल्व करना होगा, तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास जब एन का वैल्यू 1 होगा। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा एरर था बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। बोलेंगे बच्चों कि सर पहला ही क्वेश्चन लाते हैं एरर वाला, अरे नहीं बच्चों, गलती से आ गया था। ठीक है, चलिए अब आगे से सही सवाल आएगा। ठीक है, अब इसको करके दिखाइए। ठीक है गुरुजी, करता हूँ। 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस ए है, ठीक है, जिसका Cp/Cv का वैल्यू दे रखा है, मिक्सड विद द 2 मोल्स ऑफ द अनदर आइडियल गैस बी है, जिसको इतना दिया है Cp/Cv और इसमें इतना दिया है Cp/Cv ऑफ द मिक्सचर। ओके, एज्यूमिंग टेम्परेचर इज कांस्टेंट। बोला जा रहा है कि ए गैस जो है और बी गैस है, दोनों को मिला दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, तो फाइनल जो मिक्सचर बनेगा उसका Cp/Cv कितना होगा। Cp/Cv का तो वैल्यू गामा होता है, तो कुछ इस टाइप का बनेगा चीज़ें, क्योंकि हमको पता है Cp/Cv का वैल्यू जो होता है वो तो गामा होता है बच्चों। ठीक है, तो गामा होता है तो आगे हम लोग कर लेंगे, है ना। आप ये समझ सकते हैं, यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि अगर 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 मुझे निकालना है गैस ए जो है और गैस बी जो है, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। इसका है 3 मोल और इसका कितना था बच्चों, इसका कितना 2 मोल है बच्चों। मिक्स करने पे क्या होता है, अगर आपको याद हो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हीट एनर्जी जो होती है ना, डेल्टा क्यू का वैल्यू जो होता है, दोनों का एडिशन हो जाता है। ये चीज़ मैं बता रखा हूँ, बट फिर से बताऊँगा कि यहाँ पे जो डेल्टा क्यू जो होता है ना, इसका अगर मान लेते हैं ये डेल्टा Q1 है और इसका कुछ वैल्यू डेल्टा Q2 है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये नेट आ जाता है मिक्स करने पे। तो डेल्टा क्यू नेट आता है डेल्टा Q1। ये मैं शुरुआत से बता रहा हूँ बच्चों, हम डायरेक्टली फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, कुछ बच्चे डायरेक्ट फार्मूला यूज करके भी बना रहे होंगे, तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, मैं ये बस बताने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू नेट का वैल्यू एन नेट सी भी मान लेते हैं एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम मानेंगे तो ये हो जाएगा, और इधर कांस्टेंट प्रेशर मानेंगे तो ये दूसरा हो जाएगा। तो एन सी भी इंटू डेल्टा टी तो सब में सेम है, तो N1 CV1 डेल्टा टी प्लस N2 CV2 डेल्टा टी। उसी तरीक़े से एन नेट यहाँ पे भी आएगा, समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ, CV डेल्टा टी, CP इस कांस्टेंट प्रेशर पे है, N1 CP1 डेल्टा टी, N2 CP2 डेल्टा टी। ठीक है, तो सब में से डेल्टा टी कॉमन है, क्योंकि टेम्परेचर भी हमने कांस्टेंट रखा है बच्चों, आपको दे रखा है सवाल में। ओके गुरुजी, तो अब दोनों में हम लोग निकाल लिया किसका, Cp, ये मिक्सचर का है ना बच्चों, ये मिक्सचर का है, इसमें घबराना नहीं है, ये मिक्सचर का ही तो है, मिक्सचर का ही तो है बच्चों, ये पूरा मिक्सचर का है, और ये 1-2 का है, ये मिक्सचर का है 1-2 का, ये कांस्टेंट प्रेशर पे, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे, क्योंकि हीट का वैल्यू जो हीट एनर्जी हम लोग लिखते हैं ना, वो कैसे लिखते हैं, कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही लिखते हैं। ये चीज़ मैं बता रखा था, दोनों को ऐड करते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, जो मिक्सचर आया है उसका Cp/Cv कितना होगा, तो उसका Cp/Cv कैसे हम निकालें, इन दोनों का डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई दिस, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो आपको पता चल जाएगा कि Cv/Cp ऑफ मिक्सचर जो आ रहा है वो आ रहा है N1 का वैल्यू है 3 और N2 का वैल्यू है 2, तो 3CV1 प्लस 2CV2 अपॉन 3Cp
वन प्लस 2Cp2 इस टाइप से आ गया भाई, है ना बच्चों, इस टाइप से हमारे पास आ गया। हाँ, लेकिन आपको पता है Cp/Cv जो होता है वो गामा होता है। Cp/Cv का वैल्यू जो होता है वो गामा होता है, और आपको दोनों में दे रखा है गामा का वैल्यू, गामा वन, ये गामा वन ही तो है पहला गैस का, तो ये हो जाएगा गामा वन बराबर 4/3, और यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, गामा टू डिवाइडेड बाई इक्वल टू 5/3। दोनों चीज़ दे रखा है, आपको दे रखा है गामा वन का वैल्यू Cp1/Cv1 इक्वल टू गामा टू का वैल्यू है Cv1, क्या लिख रहा हूँ मैं, Cp2/Cv2। दोनों में कितना कितना दे रहा है, 4/3 5/3, 4/3, ये हो गया 5/3 बच्चों। तो चीज़ें आसान हो गई हमारे पास, आसान हो गई। अब हम इसको उल्टा कर देते हैं ना, हम इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, है ना, उल्टा लिख दिया हमने। तो यहाँ पे Cp/Cv ऑफ मिक्सचर जो आ जाएगा, उल्टा कर देंगे तो C3Cp1 प्लस 2Cp2 डिवाइडेड बाई 3Cv1 प्लस 2Cv2। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको, अगर क्या करना चाहिए हमको, इस फॉर्म में लाना है, गामा के फॉर्म में, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों। या फिर हम डिवाइड करके लिखें वैसे करें, या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं एक उपाय और बताता हूँ। क्योंकि अगर आपको पता है Cp-Cv का वैल्यू जो होता है वो R होता है बच्चों, ठीक है। अगर हम यहाँ पे Cv से डिवाइड कर दे, सब में Cv से डिवाइड कर दे, तो ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा Cp/Cv गामा इक्वल टू R/Cv प्लस 1 हो जाएगा। तो अगर हम Cv का वैल्यू यहाँ पे जानना चाहें तो कितना हो जाएगा बच्चों, गामा-1 है ना, तो R/गामा-1 हो जाएगा, सिंपल। उसी तरीके से Cp का भी वैल्यू हमें पता चल जाएगा। Cp का वैल्यू कितना हो जाएगा, R/गामा-1। ये जो Cp होता है, Cp-Cv तो 1 होता है, तो R होता है ना बच्चों, Cp-Cv का वैल्यू R होता है, तो Cp का वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना प्लस R, ठीक है, इतना प्लस R हो जाएगा बच्चों। तो इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा, आर कट जाएगा, तो गामा टाइम्स ऑफ R/गामा-1, ये हो जाएगा Cp का वैल्यू। तो आपको डायरेक्टली इसलिए वैल्यू पता कर, हम लोग बता दिए आपको, क्योंकि ये हम डायरेक्ट यहाँ पे अब रख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट। तो अब रखेंगे तो समझ रहे हैं, आसान हो गया ना। 3 टाइम्स ऑफ Cp1 है, तो गामा टाइम्स होगा ना, तो गामा-1 कितना था, गामा-1 हमारे पास 4/3 था, इंटू R डिवाइडेड बाई गामा-1। गामा-1 सब तरफ आएगा, वो कट ही जाएगा, देखिएगा आप लोग। लेकिन गामा-1 है, तो गामा-1 कितना है हमारे पास, 4/3 -1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ Cp2 है, तो मतलब गामा-2 कितना, 5/3 इंटू R डिवाइडेड बाई 5/3 -1। नीचे हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ Cv1, मतलब R/गामा-1, तो गामा-1 कितना है बच्चों, 4/3 -1 प्लस 2 इंटू गामा Cv2 मतलब कि R/गामा-2 -1, 5/3 -1। देख सकते हैं, आपको ये सवाल थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेटिव लग रहा हो, लेकिन इसके बाद आसान हो जाएगा। देखिए 3 यहाँ पे कट गया, ये हो जाएगा 1/3 तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो चलते 12 टाइम्स ऑफ R हो जाएगा बच्चों, प्लस यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो 2 5 R आ जाएगा यहाँ पे, अपॉन ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1/3 तो 9 R हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/3, 2 कट जाएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ R हो जाएगा। साफ साफ आप देख सकते हैं बच्चों, ये कितना हो जाएगा, 17 टाइम्स ऑफ R डिवाइडेड बाई 12 टाइम्स ऑफ R, R कट गए, तो यहाँ पे गामा ऑफ द मिक्सचर जो हमारे पास आ रहा है वो लगभग 1.48, 12 कम 12, 12 दूना 24, लगभग इतना के आसपास आएगा, 1.42 के आसपास आएगा। तो लगभग आंसर हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। ये जेईई मेन 2020 का सवाल था, जो कि ठीक सवाल था। मैं ये बताने के लिए ये सब कर रहा हूँ बच्चों, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, अगर आपने पढ़ रखा है। आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, गामा ऑफ द मिक्सचर क्या होता है, N1Cp1 प्लस N2Cp2 अपॉन N1Cp1, सिंपल है।
डायरेक्ट ये यूज कीजिए और आंसर ला दीजिए। मैं वो बस आपको बताने के लिए बताता हूँ कि भाई कोई बच्चे अगर नहीं पढ़ के आए हों तो देख लें ये चीज़ें, है ना। बाकी ये बहुत आसान है, भारी नहीं है, बस समझने की बात है। 2009 का सवाल पेपर 1 का काफ़ी इजी था। सीपी और सीवी का वैल्यू, सीवी और सीपी डिनोट द मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम और एट अ कांस्टेंट प्रेशर। ये मतलब ऐसा बता रहा है कि हमें पता ही नहीं है हमें पता है बच्चों। सीपी माइनस सीवी, सॉरी सीवी माइनस सीपी इज लार्जर इन डायाटोमिक। देखिए अगर डायाटोमिक है तो यहाँ पे गामा, सॉरी एफ का वैल्यू पे देख लेते हैं। एफ का वैल्यू कितना होता है? 5 होता है। मोनो एटॉमिक हो तो यहाँ पे क्या होता है? एफ का वैल्यू 3 होता है। ये चीज़ें आपको पता होगी बच्चों। ये चीज़ अगर पता है तो सी भी माइनस सी पी ऑफ अ डायाटोमिक मॉलिक्यूल, डायाटोमिक गैस, आइडियल गैस इज देन फॉर अ मोनोटोमिक गैस। मतलब बोल रहा है कि सी भी माइनस सी पी लार्जर है डायाटोमिक गैस के लिए मोनोटोमिक गैस से। ज़्यादा होगा क्या? हमें पता है एक रिलेशन और, सी पी माइनस सी भी का वैल्यू तो आर होता है। यहाँ पे बोल रहा है सी भी माइनस सी पी का वैल्यू क्या होगा? माइनस टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा। तो ये तो कांस्टेंट है भाई, आर तो कांस्टेंट है, ये तो किसी पे डिपेंड ही नहीं करता है इसमें डायाटोमिक हो मोनोटोमिक हो लेकिन आर ही तो है। तो ये तो गलत बोल रहा है, लार्जर नहीं होगा, बराबर होगा दोनों। तो ये हमारे को गलत बना रहा है। सी भी प्लस सी पी, जो कि सी भी प्लस सी पी करना है, लार्जर इन डायाटोमिक देन मोनोटोमिक, इसमें देखना पड़ेगा। क्योंकि सी भी का वैल्यू जो होता है एफ आर बाई 2 होता है और सी भी का वैल्यू होता है, सी पी का वैल्यू होता है आर प्लस एफ आर बाई 2। तो साफ साफ देख रहे हैं, अगर सी भी प्लस सी पी हम लोग कर दें, इन दोनों को अगर प्लस कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? आर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ आर बाई 2 हो जाएगा, है ना बच्चों। ये हो जाएगा भाई। इसमें देख रहे हैं अगर एफ का वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली ये ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा ही होगा क्योंकि सब पॉजिटिव में है। तो जिसका एफ का वैल्यू ज़्यादा उसका सी पी प्लस सी बी का वैल्यू ज़्यादा, एफ का वैल्यू ज़्यादा डायाटोमिक में ज़्यादा, मोनोटोमिक में कम, तो डाया में ज़्यादा हो जाएगा। सिंपल, तो ये आंसर सही है। सी पी अपॉन सी बी, सी पी अपॉन सी बी का वैल्यू बच्चों गामा होता है, मैंने बता रखा था। लार्जर होता है डायाटोमिक में और मोनोटोमिक में कम होता है। देखते हैं अगर अगर हम गामा ऑफ मोनो देखें, मैंने एक्चुअली में ये भी बता रखा है। मोनो देखें तो क्या होता है, आप देखें तो कितना आएगा? ये मोनो में 5/3 आता है और डाया में कितना आता है बच्चों? डाया में आता है 7/5 आता है। तो इसका रेशियो आप देख सकते हैं, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? 1.67 के आसपास। इसका हो जाएगा 1.4 के आसपास। तो देख रहे हैं कम हो गया, डाया में कम हो गया, मतलब कि लार्जर नहीं होता है, कम होता है। ये गलत बोल रहा है। और ऐसे भी अगर सी पी बाई सी बी का वैल्यू, सी पी बाई सी बी का वैल्यू गामा होता है और गामा जैसे जैसे आप मोनो से डाया से पोली जाते जाएंगे तो और कम होता जाता है। मैंने ये चीज़ बताया था फैक्ट में, तो उसका डायरेक्ट यूज कर लीजिए या फिर आप ऐसे कर लीजिए। सी पी इंटू सी भी इज़ लार्जर इन डायाटोमिक। देखिए सी पी इंटू सी भी बोल दिया, सी पी इंटू सी भी बोल दिया, मतलब कि एफ आर बाई 2 और आर प्लस एफ आर बाई 2। फिर से वही बात बच्चों, सब कुछ तो यहाँ पे पॉजिटिव ही दिख रहा है हमें। मतलब एफ का वैल्यू जिसका ज़्यादा होगा उसका ये भी ज़्यादा होगा। तो एफ का वैल्यू किसका ज़्यादा है? डायाटोमिक में। तो फिर भी ये भी आंसर सही हो गया। तो हमारे पास बी और डी ही आंसर आएगा, बाकी आंसर नहीं है। ठीक है, तो ये 2009 का सवाल था, काफ़ी ईजी था। कुछ इसमें ऐसा कुछ हार्ड है। ठीक है, देखते हैं आगे भाई। 1 मोल ऑफ मोनोटोमिक गैस, बोला जा रहा है कि 1 मोल ऑफ मोनोटोमिक गैस है, मिक्स किया गया है 3 मोल ऑफ डायाटोमिक गैस। ओके, मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम पे पूछ रहा है मिक्सचर का पिछले टाइप का ही सवाल है। अगर एक देखें तो 1 मोल का है और दूसरा है हमारे पास 3 मोल का। ये मोनो है, ये डाया है। यहाँ पे F का वैल्यू हो जाएगा 3, यहाँ पे F का वैल्यू हो जाएगा 5। सिंपल। अगर हम इनको मिक्स करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो बोला जा रहा है कि फाइनल मिक्सचर का मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगा? मोलर स्पेसिफिक हीट फाइनल जो मिक्सर आ रहा है उसका क्या होगा? तो हमें फाइनल सी भी का वैल्यू पूछ रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे सी भी का पूछ रहा है वैल्यू। हम लोग बता सकते हैं बच्चों, जिस तरीके से आपको बताया था डेल्टा क्यू का वैल्यू एन सी भी डेल्टा टी हो जाएगा
उसी तरीके से यहाँ पे कर देंगे, इसका डेल्टा क्यू इसका डेल्टा क्यू जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा। लेकिन हमें साफ साफ दिख रहा है डेल्टा टी कट जाएगा और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर तो सिंपल ही है। फिर तो यहाँ पे आ जाएगा सी वी ऑफ द मिक्सचर, डायरेक्ट फार्मूला यूज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सी वी ऑफ द मिक्सचर इक्वल टू N1 CV1, N1 CV1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, FR/2, तो 3R/2 हो जाएगा, प्लस N2 CV2 3 इंटू 5R/2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 मतलब कि 4। देख रहे हैं कितना आसान है। तो हमारे पास बिल्कुल आसानी से आ जाएगा बच्चों, देख सकते हैं आप लोग। कितना आएगा, इसको अगर देखा जाए तो 15 और 3 18 आ जाएगा, 18 टाइम्स ऑफ R आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो 9R/4 आ रहा है बच्चों, 9R/4 आ रहा है भाई। यहाँ पे कितना देख रहा है, R/4 तो है ही, तो अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू 9 हो गया, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो गया, अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा भाई। अल्फ़ा स्क्वायर में दिया है ना, तो फिर उसका रूट करेंगे तो ऑब्वियसली 3 ही आएगा। आसान है बच्चों, देख रहे हैं मेंस में थोड़ा आसानी से वाला जाता है। कंसीडर अ आइडियल गैस कन्फाइंड इन द आइसोलेटेड क्लोज्ड चेंबर, ठीक है। अ गैस इज अंडरगो द एडियाबैटिक एक्सपांसन, ओके बच्चों। एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, एवरेज टाइम ऑफ द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज हो जाता है। तो टाइम ऑफ कोलिजन जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि थोड़ा फैल रहा है। देखिए जो टाइम ऑफ कोलिजन जो होता है, कोलिजन में जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो वहाँ पे अगर टाइम कम लग रहा है, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स पास पास हैं। और अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना भाई, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं। तो बोल रहा है कि अगर देखा जाए तो जो एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन जो है वो प्रोपोर्शनलिटी होल्ड करता है v के पावर q, और यहाँ पे v क्या है, वॉल्यूम है बच्चों, है ना। v क्या है, वॉल्यूम है। तो टाइम ऑफ कोलिजन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है v के पावर q। यहाँ पे बोल भी रहा है, हम कुछ अलग से नहीं लिख रहे हैं, है ना। और वो प्रोसेस एडियाबैटिक एक्सपांसन होता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करें, हमको वैल्यू बताना है q का क्या होगा, है ना। अगर हम बताएं आपको कि अगर एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन जो होता था, देखा जाए तो हम एक चीज़ बताए थे मीन फ्री पाथ में, मैंने बताया था एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन क्या होता है। चलिए आगे ले चलते हैं। मीन फ्री पाथ का ये सवाल है। मीन फ्री पाथ में हम लोग आपको एवरेज टाइम को कैलकुलेट करने के लिए बताए थे, जहाँ पे हमको याद है लेमडा का वैल्यू जो आता था मीन फ्री पाथ वो आता था 1/√2। हम लोग एक्यूरेट लेते थे, n π/d² आता था। n का वैल्यू क्या होता था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता था बच्चों, याद कीजिए। हम लोग इसको ऐसे भी लिखते थे n/v, है ना। बहुत सिंपल था। हम लोग ये कैसे लाते थे, आपको पता है कि लेमडा इक्वल टू क्या होता था, टाइम इनटू वेलोसिटी लिख देते थे। और ये वेलोसिटी आरएमएस ही लेते थे बच्चों। मैंने आपको ये एक चीज़ और बताया था वहाँ पे बताते टाइम कि हम लोग जो आइडियल गैस है तो इसका वेलोसिटी जो है आरएमएस ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो आता है वो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का आता है ना, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का नहीं, लेकिन जो जाकर टकरा जाए एक्चुअली में अगर हमें कैलकुलेट करना मीन फ्री पाथ तो मॉलिक्यूल्स के बीच में टक्कर तो होना चाहिए, उसके लिए हम आरएमएस ही लेते हैं बच्चों, ज़्यादा इससे अच्छा आता है रिजल्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर एवरेज टाइम को कैलकुलेट करना है तो λ/v/RMS कर देना होगा हमें। तो यहाँ v/RMS का वैल्यू क्या होता है, √3RT डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, यही तो होता है। लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए अगर n का वैल्यू हम रख दिए कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ n इंटू πd², ऊपर आ जाएगा वॉल्यूम। देखिए अगर हम यहाँ पे रखना चाहें तो बहुत सारा टर्म आ जाएगा यहाँ पे λ/v/RMS में। तो हमें देखना है कि प्रोपोर्शनलिटी किससे होल्ड कर रहा है, आखिरकार √2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, πd², ये सब तो कांस्टेंट ही है, RT ये सब तो कांस्टेंट ही है। तो यहाँ पे अच्छा नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट है कि नहीं ये भी चीज़ नहीं पता है हमें, टेम्परेचर कांस्टेंट है कि नहीं। टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बोला गया बच्चों, टेम्परेचर हमको लगता नहीं है कि कांस्टेंट होगा। चलिए ले लेते हैं, जैसा भी आपको बोला जाए आगे हम देख लेंगे। तो देखा जाए तो हम पूरा लिख ही देते हैं बच्चों, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई √2 n/d² इंटू इधर आ जाएगा 3RT नीचे आ जाएगा और मॉलिक्यूलर मास ऊपर आ जाएगा बच्चों।
टी इज़ प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये चीज़ें तो कांस्टेंट है, बस हमारे को यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है और एक टेम्परेचर दिख रहा है, बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट ही है। अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट ले तो फिर वॉल्यूम आ जाएगा, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट बोला नहीं है तो हम लेकर चलेंगे बच्चों, है ना, बोला नहीं है सवाल में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वॉल्यूम अपॉन रूट टी क्या आ रहा है, प्रोपोर्शनल, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको देखें पीछे, आपको याद हो कि यहाँ पे बोला गया है कि अंडर को एडियाबेटिक एक्सपांसन, इसीलिए बोला है क्योंकि एडियाबेटिक एक्सपांसन में आपको मैंने अब बताया था पी वी रेज़ टू पावर गामा का वैल्यू कांस्टेंट होता है, या फिर टी वी रेज़ टू पावर गामा का -1 का वैल्यू कांस्टेंट होता है, बताया था मैंने, टी वी रेज़ टू पावर गामा -1। तो हमें बस यहाँ पे वॉल्यूम का टर्म लाना है, क्योंकि जो टाइम ऑफ कोलिजन है वो भी के प्रोपोर्शनल है। इसको हटा देते हैं, तो कैसे हटा दें, यहाँ से हटा देते हैं, तो टी का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे सी अपॉन वी रेज़ टू पावर गामा -1, है ना बच्चों। तो यहाँ पे रख देते हैं। अगर इसको हम ऐसे रख दें वी अपॉन रूट ओवर टी है, मतलब टी के कांस्टेंट रहेगा, अपॉन वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, ऐसे ही लगते हैं, नीचे ही लिखते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो जाए। इसके पावर में हाफ है, अगर ऊपर ले जाएंगे तो -हाफ हो जाएगा, तो वी कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, रूट में भी रहेगा, तो ऊपर हो जाएगा वी रेज़ टू पावर गामा -1 के पावर में -हाफ हो जाएगा। अगर -हाफ से गुना कर दे तो वी रेज़ टू पावर 1, यहाँ वी रेज़ टू पावर हो जाएगा गामा -1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई 2। तो टी इसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, नीचे में कांस्टेंट, ठीक है कांस्टेंट रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे हम लोग कर सकते हैं, जो टाइम ऑफ कोलिजन है वो प्रोपोर्शनल है, 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए बताइए, 3 माइनस गामा अपॉन 2 हो जाएगा, वी रेज़ टू पावर 3 माइनस गामा अपॉन 2 हो जाएगा। तो यही वैल्यू तो पीछे जो दिया था वही तो आ गया, ये क्यू का वैल्यू, तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 माइनस गामा अपॉन 2। तो आंसर है क्या, आंसर तो दिख ही नहीं रहा है बच्चों, कैसे आ गया। कहीं पे कुछ गलती हुआ है क्या, ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो ये माइनस में नहीं आएगा, सॉरी यार, ये बट्टा में है ना, तो ये तो डायरेक्ट ऊपर चला ही जाएगा, तो माइनस में क्यों आएगा, सॉरी सॉरी बच्चों, आप समझ रहे होंगे यहाँ पे माइनस में क्यों ही आएगा भाई, तो ये चीज़ ऐसे नहीं लिखना है भाई, माइनस में क्यों ही आएगा। तो ये हो जाएगा वी रेज़ टू पावर गामा -1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा तो 1 घट जाएगा, तो गामा +1 हो जाएगा ना बच्चों, क्या कर रहा हूँ मैं, गामा +1 डिवाइडेड बाई 2, सिंपल। तो ये चीज़ अब बन गया हमारे पास, है ना, क्यू का वैल्यू गामा +1 अपॉन 2, सॉरी थोड़ा थोड़ा गलती हो जाता है बच्चों यार, गामा +1 अपॉन 2, आंसर ये दिख रहा है, सी ऑप्शन हो गया। तो ये सवाल को ऐसे किया जा सकता था, 2015 का सवाल था बच्चों, ये थोड़ा सा सवाल सोचने वाला है, ये हो सकता है आपसे नहीं हो, कोई बात नहीं, बट करना इसको ऐसे था, मीन फ्री पाथ को सोच के आप सब कर सकते हैं, क्योंकि टाइम ऑफ कोलिजन वहीं पे हम देखते हैं कि कितना टाइम लगता है कोलाइड होने में मॉलिक्यूल्स को, एक एटम को दूसरे एटम से, है ना। ये सवाल तो थ्योरेटिकल है बच्चों, काफ़ी आसान सा है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल डिक्रीजेज विथ व्हेन टेम्परेचर रिड्यूस। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, आपको पता है कि हम लोग टोटल काइनेटिक एनर्जी पढ़े थे, वहाँ पे टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी भी हाफ mv², तो ठीक है, ये चीज़ हम लिखते थे VRMS के लिए, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू होता था F/2 nRT होता था। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखते थे, यही तो लिखते थे, यही तो होता था काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन टेम्परेचर dt होता था ना यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर चेंज इन टेम्परेचर करेंगे ये सब चीज़ें तो कांस्टेंट ही होता था, तो काइनेटिक एनर्जी पे फर्क पड़ेगा। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स क्या होगा, टेम्परेचर घटने से क्या होगा, ये भी घट जाएगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगा इंटरनल एनर्जी बोला जाता है, तो सही तो बोल रहा है बच्चों, ये ऑप्शन सही तो है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर से तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। एवरेज काइनेटिक तो गैस मॉलिक्यूल डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना, ये भी गलत। प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर, PV = nRT का भी यूज कर सकते हैं हम लोग। प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल सही है।
एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम लिखना चाहिए था, यहाँ पे प्रेशर लिख दिया है। ये थोड़ा सवाल में क्या बोल दिया है, वॉल्यूम लिखना चाहिए ना यहाँ पे, फिर सही हो जाएगा। जेईई मेंस में थोड़ा सा गलती कर देता है लिखने में। वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। वॉल्यूम डिक्रीज होता है टेम्परेचर से, नहीं भाई। तो 1 और 4 हमारे पास आंसर आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल सवाल आ जाता है बच्चों कभी कभी। ये सवाल तो आप खुद से भी कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल VRMS ऑफ H2, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है इक्वल देयर एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ। ओके, तो सिंपल से बोल रहा है एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, √2GR होता है, और VRMS होता है 3RT डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर मास। मॉलिकुलर मास कितना है इसका, हाइड्रोजन का 2 है। आपको फिर क्या पूछ रहा है, ये सब दे रखा है, सब सारे चीज़ें दे रखा है, सारे चीज़ें दे रखा है। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि टेम्परेचर क्या होगा, है ना, टेम्परेचर पूछा जा रहा है। तो ये तो निकाल ही सकते हैं ना, इस सबको सब कुछ तो दे ही दिया आपको बच्चों। ये आर अलग है, ये आर रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है ना। यहाँ पे ये आर है ये वाला, आपको पता होना चाहिए कि आर का वैल्यू NA होता है ना। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में ये है गैस कांस्टेंट, तो इसका वैल्यू ये यूज कर लीजिएगा यहाँ पे, है ना, NA इंटू T ऐसे यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप टेम्परेचर निकाल सकते हैं बच्चों, है ना। इसका मल्टीप्लिकेशन इधर तो देख सकते हैं, रूट तो पहले ही कट जाएगा, तो चीज़ें कर सकते हैं आप लोग। मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ यहाँ पे, 4GRE आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3NA आ जाएगा। आप इस सारे वैल्यू रख के कर सकते हैं भाई, है। अभी तो थोड़ा न्यूज भी आया था कि जेईई मेंस ने कैलकुलेटर अलाउड कर दिया, तो कैलकुलेटर अलाउड रहेगा तो ये सब चीज़ें आप बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। लेकिन फिर बाद में हटा दिया, क्योंकि बच्चे यार सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं खुद से करेंगे तो फिर ऐसे तो कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, है। चलिए आगे चलते हैं। एक सवाल और बच्चों जो कि ठीक सवाल है, एडवांस का सवाल है। बोला रहा है कि थर्मल आइसोलेटेड सिलेंडर इज क्लोज्ड एट अ हाइट ऑफ 8 मीटर केप्ट वर्टिकली, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। डायाथर्मिक है, परफेक्ट थर्मल कंडक्टर। डायाथर्मिक मतलब थर्मल कंडक्टर है, वो हीट इधर से उधर आ सकता है, हीट एनर्जी। फ्रिक्शनलेस है, जिसका मास दे रखा है और क्या बोला जा रहा है, 4 मीटर फ्रॉम द टॉप से 4 मीटर दूर है। 2 पार्ट्स ऑफ द वेसल, जिसमें कि 1 मोल है आइडियल गैस का 300 टेम्परेचर पर, ठीक है। ईच बोल रहा है, दोनों तरफ, इधर भी ऊपर नीचे दोनों तरफ, ठीक है। आगे मैं देख रहा हूँ, पार्टीशन इज पार्ट होता है, इक्विलिब्रियम रिच्ड होता है। ओके ओके ओके, देखिए बच्चों बहुत आसान सा सवाल पूछ लिया था। बोला जा रहा है कि ये जो इस टाइप का सिलेंड्रिकल है और यहाँ पे इस पे कुछ मास है, ये है ना, इसका कुछ मास है, m मास है। तो शुरुआत में तो ठीक होगा, ये भारी है ना, इसका कुछ वजन है, 8.3 किलो का है। तो ये वजन है, अगर हम इसको ऐसे छोड़ देंगे ऊपर से तो ये नीचे जाने लगेगा, लेकिन कुछ टाइम पे जाके ये रुक भी जाएगा। क्यों रुकेगा, क्योंकि ये गैस के प्रेशर इधर लगा रहेंगे ऊपर की तरफ, और पूरा गैस के प्रेशर नीचे, और नीचे की तरफ mg लग रहा होगा। तो ये गैस के प्रेशर इन सबको बैलेंस कर दिया होगा, नीचे लगने वाला प्रेशर और mg को, ठीक है। तो उसे ही कर देते हैं, यही तो दे रखा है आपको। ये कुछ इस टाइप का सिलेंडर है, ये कुछ इस टाइप का सिलेंडर है। ये शुरुआत में उधर था और नीचे चलते चलते ये इसका इधर आ गया, है ना। पार्टीशन जो था वो चल रहा है, मूवेबल है। शुरुआत में तो यहाँ पे था वो जो है ना, हम कुछ टाइम बाद की बात कर रहे हैं, है ना। तो देखा जाए तो शुरुआत में ऊपर से कितना था, 4 मीटर था, लेकिन थोड़ा सा दूर x चल लिया होगा तो नीचे क्या बन गया होगा, नीचे भी 4 होगा तो 4 - x हो गया होगा, है कि नहीं बच्चों। बताइए, ये शुरुआत में 4 पे था, ये भी 4 पे, नीचे x चला गया तो 4 + x हो गया होगा, और नीचे 4 - x हो गया होगा। सही लिखा है ना मैंने, 20 साल बिल्कुल सही लिखा है। अब क्या करें, इसका कुछ मास है तो नीचे इस पे mg लग रहा होगा भाई, लेकिन थोड़ा नीचे आके ये रुक भी गया होगा, इक्विलिब्रियम आ ही गया होगा, क्योंकि नीचे का गैस का प्रेशर इस पे बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, है ना। गैस को दबा रहा है तो गैस भी ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा है, इतना सारा प्रेशर मैंने लगा दिया, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ गैस यहाँ पे लगेगा तो उसके कारण फोर्स लगेगा, तो हम लोग फोर्स को इक्वेट कर रहे हैं ना, बैलेंस किसको कर रहे हैं, फोर्स को, तो प्रेशर के टर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स ड्यू टू 1 मान लेते हैं नीचे के गैस के मॉलिक्यूल्स, लेकिन ऊपर का भी ठीक है, कम प्रेशर होगा, लेकिन ऊपर से भी तो फोर्स लग रहा होगा,
दूसरे ये मॉलिक्यूल्स का, है ना, इधर वाले मॉलिक्यूल्स का। तो और कुछ फोर्स दिख नहीं रहा है, फ्रिक्शन वगैरह कुछ लेना नहीं है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली फोर्स को इक्वेट कर सकते हैं एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बच्चों, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जो F1 फोर्स नीचे की तरफ से लग रहा है वो mg को भी इक्वेट करेगा और प्लस में F2 को भी इक्वेट करेगा। तो चीज़ें तो बहुत सिंपल हो गई भाई। कैसे, क्योंकि F1 का वैल्यू कितना, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया होता है। तो प्रेशर कितना लग रहा है, P1 प्रेशर कुछ होगा नीचे से, इंटू एरिया कितना है, ए ही है, mg है, प्लस प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर 2 इंटू एरिया कितना है, एरिया तो यही है। कैसे करें, अब आइडियल गैस है, दोनों तरफ दिया है कि मोल का वैल्यू 0.1 मोल है दोनों तरफ, दोनों पार्टीशन में, और टेम्परेचर दे रखा है 300। ये दोनों तरफ कांस्टेंट है, दोनों तरफ, क्योंकि आगे ही बोल दिया जितना इधर गैस के मॉलिक्यूल्स का मोल है उतना ही इधर है, और टेम्परेचर दोनों तरफ कांस्टेंट है। ओके, ईच बोला है ना बच्चों, ईच बोला है, देख सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ईच बोला है इसीलिए। ओके, तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, P भी इक्वल टू nRT तो लगा ही सकते हैं क्योंकि आइडियल गैस ही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रेशर का वैल्यू जो हो जाएगा nRT अपॉन भी हो जाएगा भाई, ठीक है, nRT अपॉन भी हो जाएगा, और nRT अपॉन भी करेंगे तो nRT तो ऊपर रह जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है, अगर यहाँ पे देखें, अगर इधर का इसका वॉल्यूम देखें तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये एरिया इंटू ये जितना हाइट है। ओके, तो P1 वाला केस में एरिया ये है और हाइट ये है। ओके, तो मतलब P1 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, nRT कांस्टेंट ही है, n भी कांस्टेंट है, अपन वॉल्यूम के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ लिखते हैं। तो एरिया कितना है नीचे, a है, इंटू लेंथ 4 - x है, दिख रहा है आपको, 4 - x दिख तो रहा है, ऊपर एरिया था ही, इक्वल टू mg प्लस nRT यहाँ पे भी है, इंटू एरिया है ही, डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी एरिया है, एरिया तो वही कांस्टेंट है, लेकिन ऊपर से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 4 + x हो जाएगा, है ना, ऊपर से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये कितना डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक, 4 + x हो गया, सिंपल, साफ साफ कुछ कुछ चीज़ें करते हुए दिख रही है हमें। अगर इधर ले जाएं तो nRT का वैल्यू 0.1 है, r का वैल्यू 8.3 है, दिख रहा है आपको, इंटू टेम्परेचर 300 है, कॉमन हो गया, और इधर क्या बचेगा, 1/4 - x माइनस 1/4 + x इक्वल टू mg, m का वैल्यू कितना है 8.3 kg, g का वैल्यू 10 लेना है, बोला है सवाल में, बिल्कुल बोला है। तो चीज़ें कट रही है, 8.3 देख रहे हैं कितना हल्का दे रखा है, ये जीरो उड़ जाएगा, तो हमारे पास बचा हुआ चीज़ आ जाएगा 4 + x -4 कट जाएगा, तो 2x हो जाएगा ऊपर, अपॉन 16 - x² हो जाएगा, इक्वल टू 3 हो रहा है, तो यहाँ पे जाएगा इधर तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम सॉल्व कर लें तो 6x बराबर 16 - x², तो x² माइनस प्लस का 6x माइनस का 16 बराबर 0। तो हम यहाँ पे अब कैलकुलेट कर ले तो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू या तो 2 हो सकता है, या तो माइनस कितना होगा जल्दी बताइए, 8 कर देना तो 8 हो जाएगा, हाँ ठीक है, यही तो होगा, 2 या फिर -8 हो सकता है, आप कैलकुलेट कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है -8 तो नहीं हो सकता है भाई, लेंथ का वैल्यू, x का वैल्यू -8 तो नहीं, तो ये 2 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 2 आंसर लिख दिए, तो आंसर 2 हो गया। नहीं, 2 आंसर भी गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि आप सवाल ध्यान से नहीं पढ़े, एडवांस का सवाल भले ही आपने कर लिया, लेकिन सवाल पढ़िए, व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड द डिस्टेंस ऑफ पार्टीशन फ्रॉम द टॉप से कितना डिस्टेंस पे आ गया होगा, तो टॉप से 4 और 2 6 डिस्टेंस पे आया है, तो यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा भाई ठीक है, ऐसे किया जाता है। आई थिंक सवाल आसान था, चीज़ें हो जाएगी अगर आप पढ़े होंगे तो। सवाल ये भी काफ़ी आसान, जेईई मेन 2000, रेज इन टेम्परेचर ऑफ अ सर्टेन गैस मास जो कि 50 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, इतना कैलोरी का हीट रिक्वायर्ड होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात गैस बोल दिया है यहाँ पे कि 160 कैलोरी हमको हीट देना पड़ता है अगर कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो
कांस्टेंट प्रेशर पे तो dt हो जाएगा, dt का वैल्यू 50 है। दूसरा केस में बोल रहा है व्हेन द सेम मास ऑफ द गैस इज कूल्ड, ठीक है, इसमें कूल्ड किया गया है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे भी कांस्टेंट वॉल्यूम 240 कैलोरी लगता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही। तो NCP कांस्टेंट वॉल्यूम भी हो जाएगा, dt का वैल्यू कितना 100 डिग्री सेल्सियस है। हम बस डायरेक्टली चेंज ले रहे हैं क्योंकि हमको लास्ट में दिख रहा है कि हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम इज रिक्वायर्ड फॉर द गैस मॉलिक्यूल। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करें, ये चीज़ें दे रखा है तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, है ना। 160 कैलोरी है, नीचे 240 कैलोरी लग रहा है, ऊपर हो गया है NCP, dt हो गया है, dt का वैल्यू आपको 50 दे रखा है, NCV नीचे दे रहा है आपको 100 का। तो साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे आप सोचेंगे ना कि यहाँ पे सेम मास है तो हम लोग यहाँ पे n क्यों लिख रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, आप m भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर कांस्टेंट मास लेकर चलते हैं तो ठीक है लिखिए, क्योंकि बच्चों यहाँ पे दोनों जगह पे देख सकते हैं सेम आ रहा है, सेम मास ले रहे हैं तो सेम यहाँ पे मोल भी आ जाएगा, क्योंकि मास सेम ले रहे हैं तो गैस भी सेम ही होगा, इसलिए सेम ही आ जाएगा। तो ये चीज़ें काट दो बच्चों आप लोग। ये कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 3 के 24 इक्वल टू CP/CV का वैल्यू गामा होता है, वही पूछ रहा है, बटा 2 हो गया। हमसे पूछ क्या रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है। तो गामा का वैल्यू क्या होता है, 4/3 आ गया गामा का वैल्यू। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कि एफ का वैल्यू क्या होगा, तो CV का वैल्यू होता है FR/2 और CP का वैल्यू होता है FR/2 प्लस 1R होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं FR/2 है तो R तो कट जाएगा तो F/2 आ जाएगा, सॉरी यार, F/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई F/2 बचेगा बच्चों इक्वल टू 4/3। आप देख सकते हैं कि कितना आएगा, F प्लस 2 डिवाइडेड बाई F बराबर 4/3, 3 टाइम्स ऑफ F प्लस 6 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ F। तो हमारे पास F का वैल्यू जो आ रहा है 6 आ रहा है बच्चों, 6 आंसर हो गया, है ना। आसानी है बच्चों, किया जा सकता है सवाल, है ना, चीज़ें उतनी भारी है नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस है, डायटोमिक है तो F का वैल्यू यहाँ पे 5 ले लेंगे हम लोग, है ना। साइक्लिक प्रोसेस ABC एज सोन इन द फिगर, BC इज एडियाबेटिक, BC को एडियाबेटिक बोल दिया गया है, साफ साफ बोल दिया गया है कि एडियाबेटिक ही लो बच्चों। टेम्परेचर ABC का दे रखा है आपको, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटरनल एनर्जी इन प्रोसेस AB कितना होगा। AB का प्रोसेस देख सकते हैं, AB का प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो AB के प्रोसेस में जो होगा वो वर्क डन तो 0 हो गया, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, DQ इक्वल टू DU प्लस DW, ये तो 0 ही हो गया। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का जो आएगा चेंज वो DQ के बराबर है, तो DQ कितना होगा। ऐसे भी इंटरनल एनर्जी का चेंज हम लोग बता सकते हैं, N का वैल्यू कितना है, 1 मोल है, तो N मतलब 1 कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो CV dt हो जाएगा। तो CV का वैल्यू कितना है, 5R/2 इंटू टेम्परेचर का चेंज कितना का है बच्चों, देखिए ध्यान से देखिए, 400 का है, 800 में से 400 गया 400, 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1000 टाइम्स ऑफ R आ रहा है भाई, आंसर तो नहीं है भाई, ये तो गलत हो गया। चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्रोसेस BC का प्रोसेस जो है एडियाबेटिक है, ये है एडियाबाटिक। तो एडियाबेटिक में क्या होता है, डेल्टा Q का वैल्यू 0 होता है, तो DQ इक्वल टू DU प्लस वर्क डन करेंगे, तो यहाँ पे ये 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि DU का वैल्यू जो होगा निगेटिव ऑफ DW हो जाएगा। ओके, तो वर्क डन क्या होता है इस केस में, एडियाबेटिक में हम लोग पढ़े थे NR DT डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा ही होता है, पढ़े थे बच्चों, याद कीजिए, ठीक है। तो N का वैल्यू 1 है, R ऐसे ही रहेगा, DT का वैल्यू चेंज इन टेम्परेचर 600 में से 800 गया तो माइनस का 200 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, तो 1 माइनस गामा का वैल्यू कितना है, गामा होता है CP/CV, तो यहाँ पे गामा का वैल्यू हो जाएगा 7/5 हो जाएगा, सही तो है, 7/5 हो जाएगा। तो क्या लग रहा है बच्चों, क्या लग रहा है, एक माइनस हमने छोड़ दिया पहले वाला, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2/5 5R/2, ओवरऑल निगेटिव ही बचेगा 200 100 बार में,
तो माइनस का 500 आर आ रहा है बच्चों, माइनस का 500 आर आ रहा है और दे भी रखा है, तो आंसर हमारे पास बी हो गया। तो बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास आंसर एक ही सही होता है। इंटरनल एनर्जी इन होल साइक्लिक प्रोसेस, होल साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी तो जीरो होता है भाई, ये तो गलत है। सेम चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोसेस सी से ए, सी से ए जा रहा है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा? ये कांस्टेंट प्रेशर पे है बच्चों, कांस्टेंट प्रेशर पे इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर पे इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होता है? कांस्टेंट प्रेशर है तो इसका वैल्यू यहाँ पे पी डी भी आ जाएगा और डी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? डी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? बताइए ना, बताइए बताइए। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे है तो एन सी पी हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, यहाँ पे एन आर डी टी हो जाएगा, तो एन इंटू आर इंटू डी टी का वैल्यू कितना? माइनस का 200, तो माइनस का 200 हो जाएगा बच्चों। और ये कितना आ जाएगा? सी पी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 7r/2 इंटू डी टी का वैल्यू कितना है बच्चों? माइनस का 200, ये कट जाएगा तो 100 हो जाएगा, तो 700 माइनस का 700 आर और यहाँ पे आ रहा है 200, माइनस का 900 आर आ जाएगा बच्चों। ये तो गलत है भाई, एक सेकेंड, यहाँ पे आ रहा है माइनस का 700 आर, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ओवरऑल डी यू का वैल्यू जो आ जाएगा माइनस का 700 में से 200 चला जाएगा तो 500 बचेगा, 500 आर आ जाएगा बच्चों। ये तो गलत बोल रहा है यार, 500 माइनस का 500 आर बनना चाहिए, तो ऑब्वियसली आंसर बी हमारे पास आ गया था। चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो खाली पेज था। अब आगे सवाल काफ़ी आसान है बच्चों, ये सवाल तो काफ़ी इजी है क्योंकि 3 परफेक्ट गैसेज एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 to T3 मिक्स मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स दे रखा है, तीनों का मोल नहीं है, मॉलिक्यूल्स का नंबर है, नो लॉस ऑफ एनर्जी। मतलब 3 गैसेज जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे दे रखा है हमें, पहला है, दूसरा है, तीसरा गैस के मॉलिक्यूल है, तीनों को हम लोगों ने मिक्स कर दिया भाई, नो लॉस ऑफ एनर्जी, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है। एनर्जी जो होता है वो हमें पता है इंटरनल एनर्जी के बराबर ही होता है, तो इंटरनल एनर्जी मतलब कोई भी लॉस एनर्जी नहीं हो रहा है, तो जितना इंटरनल एनर्जी इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, सबका ऐड कर देंगे, तो हमारे पास नेट इंटरनल एनर्जी तो कुछ बदलेगा ही नहीं क्योंकि सबको जोड़ देंगे, U1 + U2 + U3 हो जाएगा, है ना बच्चों? आपको पता था हम लोग कितना बोलते थे इसको, N1 नंबर ऑफ मोल से हम लोग बोलते थे। जैसे U का वैल्यू आपको पता है हम लोग कैसे निकालते थे? F/2 NR dt निकालते थे, du लिखते थे। तो U का वैल्यू अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम देखें ये वाली बात, n मोल होता था, हमको यहाँ पे थी मॉलिक्यूल्स के नंबर में लाना है, ठीक है? तो हम लोग ला सकते हैं बच्चों, ला सकते हैं। क्योंकि R बराबर होता है N इंटू NA होता है, इसको रख देंगे F/2 नंबर ऑफ मोल्स इंटू NA इंटू K इंटू T। तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, आपको पता होगा, तो F/2 हो जाएगा इंटू N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल N से डिनोट करेंगे, KT हो जाएगा। तो इसी का यूज करके हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, तो मतलब F/2 सब में कांस्टेंट है, K कांस्टेंट ही है, लेकिन क्या कांस्टेंट नहीं है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे N1 से रिप्रेजेंट किया है, तो N1 T1 + N2 T2 + N3 T3, है ना बच्चों? और ये कितना होगा? U नेट कितना हो जाएगा? F/2 K कांस्टेंट रहेगा, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा इसका हमें नहीं पता है कितना हो जाएगा, N1 + N2 + N3 हो जाएगा इंटू फाइनल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ये कटता हुआ दिख रहा है, N1 T1 + N2 T2 + N3 T3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई N1 + N2 + N3 हो जाएगा। तो यही तो आंसर हो जाएगा बच्चों, यही तो दिख रहा है हमारे पास। आसान है चीज़ें, अगर आप पढ़े होंगे ना बच्चों, तो सही बता रहा हूँ, आप सवाल कर पा रहे होंगे, है कि नहीं? लेकिन अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो बच्चों आपको दिक्कत होगा, है ना? सवाल आसान ही आए हैं, ऐसा कुछ इतना हार्ड सवाल नहीं आया, ठीक है? तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ा वाला थैंक यू।
क्योंकि आगे मिलेंगे और भी सवाल करेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।